हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी बुक पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम अध्याय 9 राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 39 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। सवाल है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, पहला दिया हुआ है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सी ऑप्शन में है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, डी ऑप्शन में है राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे फिर राज्यों के विधानसभा हो, ये सभी के सदस्य जो निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, निर्वाचित क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ध्यान रखना ये है कि इनमें से किसी का भी अगर कोई मनोनीत सदस्य होगा तो वो भाग नहीं लेगा। ठीक है, वो उसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो मनोनीत जो भी होंगे, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, जैसे हम बात करें कि राज्यसभा के बारे में, तो वहाँ पे देखेंगे कि 12 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, तो वो इसमें भाग नहीं लेंगे। राइट, इसीलिए यहाँ पे वर्ड का यूज किया गया निर्वाचित सदस्य, जो निर्वाचित हो करके आए होंगे ना, सिर्फ वो भाग लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखने, यहाँ पे सही आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है ना, राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि राज्यों की विधान परिषद के चाहे निर्वाचित सदस्य हो चाहे मनोनीत हो, वो दोनों से कोई भाग यहाँ पे नहीं लेने वाला है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश जो है 8, फिलहाल भी 8 है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उसमें से भी किसी का भी कोई भी सदस्य भाग नहीं लेगा। हाँ, एक अपवाद है, ध्यान रखेंगे, एक दिल्ली और एक पुदुचेरी। दिल्ली और एक पुदुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो यहाँ पे भाग ले सकते हैं। ठीक है, ये 17वें संशोधन में इसको शामिल किया गया था, इन दो केंद्र शासित प्रदेशों को। कौन कौन? दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ के भी अगर मनोनीत सदस्य होंगे तो वो भी फिर यहाँ पे भाग नहीं लेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सम्मिलित यहाँ नहीं होंगे। राइट, बात समझ में आया? तो आपको पता चल गया होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के जो निर्वाचित होंगे, मनोनीत नहीं। ठीक है, और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश को भाग लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ करके। कौन कौन? दिल्ली और एक पुदुचेरी। ठीक है, इनको प्रावधान कब किया गया? 17वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला सवाल है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? तो मैं इसका आंसर ही बता देता हूँ। इसका आंसर होगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है ना, वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा लगाया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि वो जो प्रक्रिया एक तरीके से वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति तो जानते हैं आप लोग को, यदि उनको पद से हटाना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस है कि महाभियोग के द्वारा ही उनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो फिर स्वेच्छा से अगर अपना पद त्यागते हैं तो त्याग सकते हैं। ठीक है, और ये अपना पद त्यागते हैं, अपना जो इस्तीफा देते हैं तो किनको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे हैं, कौन है? अब बताइए जरा। दिल्ली, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी, दिल्ली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़ या पुदुचेरी। सही आंसर होगा दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। सही आंसर होगा पढ़ा लिखा हो। ठीक है, भारत की अगर राष्ट्रपति आपको बनना है तो आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। हाँ, ग्रुप डी में नौकरी चाहते हैं आप, अगर आप सफाई कर्मचारी बनना चाहते हैं तो फिर आपको वहाँ पे पढ़ा लिखा होना चाहिए, मैट्रिक पास, बीए पास, एमए पास होना चाहिए। अगर उसमें भी देखेंगे प्रतिबंध रहता है। अगर मान लेते हैं कि बीए में अगर 55% मांगे तो होना चाहिए, उसमें अगर 0.01% भी अगर नंबर्स कम है तो भी आप सिलेक्शन के दौर से बाहर है। लेकिन अगर आपको देश का राष्ट्रपति बनना है, जो कि देश का प्रथम नागरिक भी होता है,
अगर वो बनना है तो पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसी हमारी संविधान है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। इतने बड़े पद के लिए, भारत का जो सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति का, वो पद बनने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक छोटा मोटा नौकरी चाहिए आपको। अगर ये सफाई कर्मचारी बनना है तो 8वां पास, 10वां पास, 12वीं पास होना ज़रूरी है। और उसमें भी अगर जो दिए हुए हैं उसमें पता चलेगा कि 60% लगा के रखा है, रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखा है, प्रतिबंध लगा के रखा है कि 60% चाहिए, 55% चाहिए ही चाहिए, अगर इसमें 1 भी परसेंट कम है तो गए। चलिए नेक्स्ट है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उसे, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, यानी कि उसे राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, लेकिन कंडीशन कुछ दिया हुआ है, परंतु उसे क्या करना होगा ये बताना है आपको कि चुनाव लड़ने से पूर्व से अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, या फिर अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, या फिर निर्वाचित होने के तुरंत बाद अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, या फिर एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। तो ध्यान रखिएगा, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य, दोनों में से कोई हो, चाहे सांसद का सदस्य हो या फिर विधानसभा का सदस्य हो, कोई भी राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है। ठीक है, ध्यान आपको ये रखना है कि चाहे कोई भी हो, अगर राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे अपने पद से तुरंत क्या करना होगा, सदस्यता छोड़ना होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई पहले सांसद था, अब वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुका है, हो गया, ठीक है, तो उसे तुरंत अपने पद को क्या करना होगा, सांसद के जो पद है उसको उसे त्यागना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा, निर्वाचित होने के तुरंत बाद अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सवाल है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। ठीक है, हम लोग जानते हैं भारत के राष्ट्रपति को यदि उनको पद पर से हटाना है तो एक मात्र प्रक्रिया क्या है, महाभियोग चलाना। ठीक है ना, तो अगर उन्हें हटाना चाहते हैं, महाभियोग लगाना चाहते हैं उन पर, तो कम से कम उन्हें इन्फॉर्मेशन देना होगा, है ना, कितना दिन पहले पूर्व सूचना देना आवश्यक है, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या 30 दिन। ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, 14 दिन। ठीक है, 14 दिन के पहले सूचना देना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। अनुच्छेद 52, 54, 55 या 57। सही आंसर है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 57। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। ठीक है, बाकी ऑप्शनों को हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, जैसे कि अनुच्छेद 52 दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद जो 52 है, आर्टिकल 52 है, इसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा ऐसा कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 54 के बारे में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 54 के बारे में बात करें हम लोग, तो अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल भाग लेगा। ठीक है, अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल भाग लेंगे। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 55 के बारे में हम बात करें तो इसमें बोला गया है, 55 है ना, इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से होगा उसकी चर्चा की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 55 में ये कहा गया है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसको निर्वाचन किस विधि से होगा इस बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 54 में क्या कहा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल इसमें भाग लेंगे, जबकि अनुच्छेद 52 में कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, और सिंपल से याद रखिएगा, एक आता रहता है एग्जाम में, अनुच्छेद 60 के बारे में। ठीक है, इसमें शपथ के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, और एक यहाँ सवाल था ना ये वाला, महाभियोग, तो इसको ध्यान रखिएगा, जो महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है महाभियोग है, ये अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 61 में दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जैसे 60 में का शपथ लिया उसके बाद उसको हटाने की प्रक्रिया तुरंत आएगी 61 में, 60 में शपथ दिलाते हैं और 61 में तुरंत भगाते भी हैं। ठीक है, चलिए याद रखने का तरीका है,
60 में लेके आओ, 61 में बाहर करो। नेक्स्ट है, यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। किसको सौंपा जा सकता है? भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, या इसमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा केस आए तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को ये चीज़ सौंपा जाएगा। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? ऑप्शन में दिया हुआ है राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा का अध्यक्ष, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ध्यान दीजिएगा, पहला तो खैर ऑप्शन नहीं होगा, है ना, क्योंकि राज्यसभा का उपसभापति एक स्टेट का कैसे बन सकता है? पॉसिबल नहीं है। हाँ, बाकी हम बात करें BCD का तो हो सकता है, बट यहाँ पे जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर यदि मान लेते हैं कि भारत का राष्ट्रपति का पद खाली है और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति भी फिलहाल ना हो तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यभार संभालेंगे? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? ठीक है, सवाल क्या है? भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? लोकसभा स्पीकर को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? तो ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, अपना इस्तीफा भी किनको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को ही सौंपते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। सही आंसर होगा संसद के किसी भी सदन के द्वारा। ठीक है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। संसद के कोई भी सदन हो, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी के द्वारा भी ये आरोप लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या संसद द्वारा? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, संसद द्वारा। ठीक है, 11 अगर जो 11 नंबर जो क्वेश्चन था वहीं से ये संबंधित क्वेश्चन था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये था। ठीक है, संसद, क्योंकि हम लोगों ने देखा वहाँ पे कि चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी के द्वारा भी वो लगाया जा सकता था, तो उसमें कौन आएगा? संसद ही आएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था? निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है, पॉकेट वीटो कहा जाता है? ठीक है, पॉकेट वीटो है ना, तो बोलते हैं ना वीटो पावर, तो वही वाला यहाँ पे है। तो बताना है कौन उन्होंने इसका प्रयोग किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ध्यान रखिएगा, ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, जो सही आंसर वो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो था ना वीटो पावर, ये पावर जो था, जो वीटो पावर से प्रयोग किया गया था वो था भारतीय डाकघर संशोधन एक विधेयक लाया गया था। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने पॉकेट वीटो का जो था उसका प्रयोग किया था। ठीक है, ये 1986 की बात है, ये ध्यान रखिएगा। 1986 में राष्ट्रपति जैल सिंह ने भारतीय डाकघर विधेयक के संशोधन में या संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये 1986 की घटना है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेते हैं लेकिन उसके महाभियोग में भाग नहीं लेंगे? सिंपल सा, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषदें, राज्यों की विधानसभाएं। सही आंसर होगा डी ऑप्शन।
ठीक है, राज्यों के विधानसभाएं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे कि जो राज्यों के विधानसभाएं के जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, बाकी लोकसभा राज्यसभा तो लेते ही, क्योंकि उन लोग महाभियोग चला सकते हैं उन पर। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? भारत का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता, भारत सरकार के मुख्य सचिव। सही आंसर होगा राष्ट्रपति, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? सवाल है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? अनुच्छेद 51, 52, 53 या 54। सही आंसर होगा यहाँ पे अनुच्छेद 53। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 53 इसका सही आंसर होगा। बाकी ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 51 तो होगा ही नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद जो शुरू होते हैं, संबंधित जो अनुच्छेद शुरू होते हैं वो 52 से लेकर शुरू होते हैं, 52 से 62 तक। ठीक है, तो ये तो 51 होगा नहीं। ठीक है, बाकी 52 के बारे में बात करें तो हमने बताया भी कि अनुच्छेद जो 52 है, आर्टिकल 52 है, उसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहा गया है। जबकि अनुच्छेद 54 है, हमने बताया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल भाग लेंगे, इसलिए बात इसमें कही गई है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल भाग लेंगे। जबकि 60 में हमने बताया था कि उसमें राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है, और 61 में हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, यानी कि महाभियोग चलाने की प्रक्रिया उसी में बताया गया है, अनुच्छेद 61 में। ठीक है, चलिए एक और याद रख लीजिएगा, 72, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है आर्टिकल 72 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 72। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? भारत के प्रथम न्यायाधीश के अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, या केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, या राज्यसभा की अनुशंसा पर। सही आंसर होगा यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह था। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह क्या था? हिंदू कोड बिल, पेप्सू विनियोग विधेयक, या भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, या फिर दहेज प्रतिषेध विधेयक। तो इसका आंसर हम बता चुके हैं, क्या होगा? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में आया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसी विधेयक में डॉक्टर जो ज्ञानी जेल सिंह थे उन्होंने अपना वीटो पावर का प्रयोग किया था। ठीक है, तो 18 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या लोकसभा के अध्यक्ष। सही आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर है यहाँ पे, उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है कौन तैयार करता है? तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल। सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? हम 1960 आर्टिकल 60 में शपथ दिलाते हैं और 61 में भगाते हैं, हटाते हैं, है ना? तो ध्यान रखिएगा। 53 में हमने बताया था, 53 में क्या बताए थे? 53 में बताया कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यह बातें कही गई हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ जो होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ये आर्टिकल 53 में कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? सवाल है कि किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, विधायकों पर स्वीकृति देना। ठीक है, विधायकों पर स्वीकृति देना। ठीक है, इस पर सलाह लेना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है,
संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? सवाल है, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? संसद का सत्र आहूत करना, संसद का सत्रावसान करना, संसद की बैठक स्थगित करना, अध्यादेश जारी करना। सही आंसर होगा यहाँ पे अध्यादेश जारी करना, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। संविधान के अनुसार आदेश जारी करना राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? आर्टिकल 360 या 123 या 200 या 356? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका आर्टिकल 123, अर्थात बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के पश्चात किस समयावधि के समाप्ति से पहले रखा जाना आवश्यक है? सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के पश्चात किस समयावधि के समाप्ति से पहले रखा जाना आवश्यक है? 1 माह, 6 माह, 8 सप्ताह या 6 माह? तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा 6 सप्ताह। ठीक है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? बताना है आपको कि संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी शक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है? ठीक है, अध्यादेशों का प्रख्यापन, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, संसद के सदनों का संदेश भेजना या क्षमादान करना? ध्यान रखिएगा, संसद के सदस्यों को संदेश भेजना ये उनके राष्ट्रपति की शक्ति में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, सवाल है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति करता है? सवाल है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति करता है? भारत के महान्यायवादी को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, राज्यों के राज्यपाल की? तो इन सभी का किया जाता है ना, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद में बताया गया है, ये आपको बताना है ना। तो यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 143 यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आर्टिकल 143 में ये बातें कही गई हैं कि एक जो राष्ट्रपति है वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है या उनमें शक्ति निहित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति एक क्या है? विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है या कार्यपालिका शक्ति है? तो ध्यान रखिएगा, एक न्यायिक शक्ति है। ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है ना वो एक न्यायिक शक्ति है, ये ध्यान रखना है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। ठीक है, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना ये राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। ठीक है, बाकी देखेंगे कि साधारण बिल हो तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। तो ये सभी देखेंगे कि एक विशेष अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन वित्तीय बिल को पुनर्विचार के हेतु नहीं लौटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? भारत के कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जिसे दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता था? ध्यान रखिएगा, जो सही आंसर है वो है डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, भारत के प्रथम क्या थे, ये उपराष्ट्रपति भी थे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, सूची 1 है, इधर सूची 2 है, इधर राष्ट्रपति है, इधर अवधि है, कब से कब तक कौन रहे थे ये इनको बताना है आपको यहाँ पे। ठीक है, कार्यकाल मतलब आपको बताना है कार्यकाल। ठीक है, तो चलिए लोग मैच कर लेते हैं कब से कब किनका कार्यकाल क्या रहा था। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ पे फर्रुखीन अली अहमद के बारे में। ठीक है, तो ये जो रहे थे 1974 से लेकर 1977 तक। ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा।
हाँ ठीक है, फ़ारुकुद्दीन अली अहमद है ना, ये ठीक है, 1974 से लेकर 1977 तक। इसके बाद हम बात करें एन संजीव रेड्डी, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी जो थे, ठीक है, तो इनका जो रहा था अवधि ये रहा था 1977 से लेकर के 1982 तक। इसके बाद फिर आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, तो जाकिर हुसैन का कार्यकाल रहता है 67 से 69 तक, और फिर वीवी गिरी जो है इनका 1969 से 1974 तक, ठीक है, यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 4। तो यहाँ पे देख रहे हैं सी ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है। बताना है आपको कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है। सही आंसर है इसका वीवी गिरी, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। सही आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। सवाल है, भारत के कौन ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो एक भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए थे। तो ध्यान रखिएगा, जस्टिस एम हिदायतुल्ला, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, जस्टिस एम हिदायतुल्ला, इन्होंने न्यायाधीश के रूप में भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए थे, ध्यान रखना है, बी ऑप्शन सही है वहाँ। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। सिंपल सा सवाल है कि राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये थे एडविन लुटियंस द्वारा, ठीक है, किनके द्वारा किया गया था, एडविन लुटियंस के द्वारा राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। सवाल है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। सही आंसर होगा राज्यसभा के द्वारा, अर्थात ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, सवाल है कि नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके द्वारा दोनों व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो ऑप्शन हैं बी ऑप्शन वो बिल्कुल सही है यहाँ पे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे, ठीक है, जो उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है, और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि मोहम्मद हिदायतुल्ला रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ शंकर दयाल शर्मा भी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, ठीक है, केवल 1 और 4 जो कि भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट इस अध्याय से, इस चैप्टर से 39 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।